मंथन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। रात के 9:30 बजे हम रोज़ ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। आज फिर हाजिर हैं आपके साथ मंथन में। आज जो मंथन में जो पहला मुद्दा है वो कांग्रेस से जुड़ा है, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जुझारू अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो वर्षों की जो धूल जमी थी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में, उसको झाड़ पोंछ कर कांग्रेस को खड़ा कर दिया, ऐसा कहते हैं। और सब इसके पीछे भी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस उन पर ज़्यादा भरोसा कर रही है, और प्रियंका दीदी का कुछ उन पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन इन दिनों ये बहुत ही एक्सक्लूसिव और ख़ास खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के अंदर की है। और यकीन जानिए ये खबर अभी आम नहीं हुई, बिल्कुल ये अभी ख़ास है, और कांग्रेस के अंदर अंदर ही कानाफूसियों में खबर है। ये खबर पूरी पुख्ता है, लेकिन अभी कानाफूसी ही इसकी चल रही है। शिकवा शिकायत चल रही है, पार्टी हाईकमान से बात चल रही है, शिकायत चल रही है, बातें हो रही हैं लल्लू के बारे में। लल्लू प्रियंका जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बड़े प्यारे दुलारे हैं, और बड़े जुझारू नेता के रूप में हैं भी, और ख़ुद को पेश भी कुछ बढ़ चढ़ कर भी करते हैं। वो ऐसा सर में साफा बांधे रहते हैं, हरदम कुछ बेतरतीब से दिखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एक बार तो उन्होंने ये सलाह दे दी कि भाई वो बसपा वाला जो नीला पटका है ना, वो सिर में बांध लिया जाए, तो मुझे लगता है दलित ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। प्रियंका दीदी ने कहा एवं मस्तु, और लल्लू पटका बांध करके एक जौनपुर में एक दलितों का हत्याकांड हुआ था, दलित प्रधान की हत्या हुई थी, वहाँ चले गए। तो कांग्रेस ने लल्लू का ये रूप भी देखा है। लेकिन आज हम लल्लू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लल्लू के जो अति पिछड़ा प्रेम है ना पार्टी के अंदर, उससे जो पार्टी के जो अगड़े वर्ग के नेता हैं, जो वर्षों से जमे जमाए नेता हैं, वो खुद को घुटन महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही खबर है। ये तथ्य, ये सिर्फ कथ्य नहीं बता रहा हूँ आपको, ये तथ्यों के साथ मैं आपको रख रहा हूँ। एक उदाहरण भी दूंगा, लेकिन पहले थोड़ी भूमिका बहुत जल्दी बांध देता हूँ कि पिछले दिनों जब लल्लू जी अध्यक्ष बने, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ वर्षों से काम करने वाले दो पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र और नेकचंद पांडे, इनको लल्लू ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों ब्राह्मण हैं, अति अगड़े वर्ग से आते हैं। मैं अति शब्द कहूँगा क्योंकि अगड़ों में भी ब्राह्मण अगड़े हैं। तो भूधर नारायण मिश्रा और नेकचंद पांडे दोनों को पार्टी का रास्ता बाहर दिखा दिया। दोनों 2-2, 3-3 बार के बहुत पुराने विधायक हैं। और भूधर नारायण मिश्रा तो संजय गांधी के सखा थे, और जो कांग्रेस का ये लल्लू जी हाथ जो चिन्ह लेकर चल रहे हैं ना, वो भूधर नारायण मिश्रा के प्रस्ताव पर ही 1980 में इंदिरा जी ने अपना चुनाव चिन्ह बदला था। शायद ये लल्लू जी को नहीं पता होगा, इतना कांग्रेस की जो पुरानी राजनीति है, उनको बाहर कर दिया। दोनों नेता इतने जड़ीले कि मुकदमा लड़े, और अभी हाल ही में दोनों ब्राह्मण नेताओं की ससम्मान, या यूँ कहें कि बाकायदे हाथ जोड़कर और प्रणाम करके पार्टी में वापसी हुई। भूधर नारायण मिश्रा ने वापसी के वक्त वो चिट्ठी भी दिखाई, वर्षों पुरानी चिट्ठी जो संजय गांधी ने जारी की थी आजीवन सदस्य की। उन्होंने कहा कि भाई इस चिट्ठी में कहीं लिखा है कि हमें निकाला भी जा सकता है पार्टी से, पार्टी तो हमारी है, हम कैसे चले जाएंगे। खैर ये बात, ये जो घटनाक्रम आज का हुआ है ना, ये जो दो तीन दिन के अंदर जो चल रहा है घटनाक्रम पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उस पर आने से पहले ये थोड़ी भूमिका थी जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ। अगड़े कैसे घुट रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, इसका एक हमने आपको उदाहरण दिया। अब एक पार्टी के जाने माने तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उनका ये किस्सा है। प्रवक्ता महोदय, अभी लल्लू जी का अभी 3-4 दिन पहले जन्मदिन था। प्रवक्ता महोदय अति उत्साह में कुछ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर लल्लू के घर जा पहुँचे और बधाई देने, साथ में केक भी ले गए। बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, बमुश्किल लल्लू जी बाहर निकले तो उन्होंने कहा भाई केक वक्त तो मैं काटूंगा नहीं, और कोरोना काल है, और दुनियादारी का हवाला देकर वो अंदर चले गए। और डीपी सिंह अपना समूह लेकर, जो अपने प्रवक्ता महोदय थे और उनके लोग थे, वो अपना समूह लेकर लौट आए।
अब इसके बाद क्या हुआ कि एक अजब तरीके का माहौल कांग्रेस के अंदर बना। वो प्रवक्ता महोदय ने लगा दिया फ़ोन दिल्ली में हाई कमान को और एक एक करके गिनाया कि वो 30-32 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अपनी पत्नी के जेवर बेचकर उन्होंने पार्टी में लगा दिए। लल्लू को जब अध्यक्ष बनाया तो उनका झंडा डंडा लेकर आगे चलने वालों में सबसे पहले यही प्रवक्ता महोदय थे। ये सब बातें उन्होंने हवाला दिया और सबसे जो पीड़ादायक बात थी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब अगड़े, जो उनका अति पिछड़ा प्रेम है ना, उसमें अगड़े घुटने लगे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने गुहार लगाई हाईकमान से कि अब अगड़ों के साथ पार्टी में न्याय किया जाए। ये अजब व्यवस्था है। तो ये अजब तरीके की उलझन कांग्रेस पार्टी के सामने आ गई उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी तक पर यह बात पहुंचाई गई, ऐसा दावा किया गया है। वो उन प्रवक्ता महोदय ने यहाँ तक कहा और ये अपनी बात कहते कहते इतना भावुक हो गए कि वो फूट फूट कर रो पड़े। ये वास्तव में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता की पीड़ा थी, जो नेता का जिंदाबाद करता है। नेता मंत्री पद पाते हैं, नेता विधानमंडल दल के नेता बन जाते हैं, विधायकों के नेता बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर लेते हैं, तमाम पैसे कमा लेते हैं। लल्लू दावा करते हैं कि वो दिल्ली में कहीं मलिन बस्ती में रहते थे, बहुत छोटी मोटी नौकरी करते थे। वो बातें होती हैं, हर आदमी का संघर्ष का काल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी में ये एक नई उलझन है। अब देखिए पार्टी क्या करती है और प्रवक्ता महोदय का क्या होता है या उनकी बात पार्टी कितना सुनती है तो अलग बात है। लेकिन जो लल्लू है ना, लल्लू को लेकर वाकई वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अजब तरीके का माहौल है, अजब तरीके की उलझन मची हुई है। और यही नहीं, ये प्रवक्ता ही नहीं, आप पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सेंट्रल यूपी तक तमाम ऐसे जो अगड़े वर्ग के नेता हैं, ब्राह्मण ठाकुर, अगड़े बनिया, उनसे मेरी लगातार बात हुई तो वो कह रहे हैं, वो हर बार सवाल उठाते हैं कि भाई ये लल्लू का क्या उपयोग क्या है? क्या सिर्फ ये इस होड़ में कि सब पिछड़े पिछड़े, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पिछड़ा, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अति पिछड़ा, तो कांग्रेस पार्टी भी अपना अध्यक्ष पिछड़ा बनाएगी? कांग्रेस पार्टी में तो ऐसा नहीं था। तो इन स्थितियों को लेकर खैर ये प्रवक्ता महोदय को हमारी तरफ से सांत्वना है कि भैया ये कांग्रेस है, इसमें कई लल्लू आए हैं, कई लल्लू गए हैं, थोड़ा धैर्य रखिए और चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, अच्छी होंगी, देखा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि अगला जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ, वो नेताजी मुलायम सिंह को लेकर हुआ। वो नेता मुलायम सिंह जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता है और वो धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से विख्यात हैं। और ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता है जो कभी भी गेम चेंज कर देते हैं। मुलायम सिंह की पूरी कथा बताएंगे कि मुलायम किस अंदाज में आज टाइगर के अंदाज में पार्टी कार्यालय आए और फिर उन्होंने क्या कुछ किया, उसके क्या मायने हैं। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी की अवश्य कराएं सतर्कता के उपाय, पौष्टिक आहार भरपूर। कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले हम उन मुलायम सिंह की बात कर रहे थे जो राजनीति के गेम चेंजर कहे जाते हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह। लंबे समय से इधर कोरोना काल में उनका स्वास्थ्य खराब था, कोरोना ग्रसित भी हुए, कई बार उनकी तबीयत गड़बड़ हुई और ऐसा लगने लगा था कि मुलायम सिंह की जो सक्रिय राजनीति की पारी एक तरीके से फिनिश हो गई। समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें संरक्षक बनाकर तो रखा ही है,
लोगों के एक उनके लोगों के मन में एक इम्प्रेशन है कि नेताजी संरक्षक हैं, लेकिन नेताजी नेता की भूमिका में नजर आएंगे, ये शायद बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज सुबह जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बिना बताए पहुंच गए और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बहुत स्वास्थ्य उनका बहुत फिट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी नेताजी कार्यालय में पहुंचे। और सबसे अहम बात है कि जैसे जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो पार्टी की कमान उनके हाथों में हुआ करती थी, उसी अंदाज में समाजवादी टोपी, वही अंदाज, वही बातचीत करने का लहजा। और नेताजी न केवल वहाँ पार्टी में कार्यालय में बैठे, बल्कि जो प्रमुख नेता विभिन्न इलाकों से आए थे उनसे मिले भी। उनसे जब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी, जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और नारद राय जो पूर्व मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह के भी सहयोगी, निकट सहयोगी रहे, 2-3 नारद राय, सिकबतुल्ला अंसारी और 3-4 नेता जब नेताजी से मिलने पहुँचे तो मुलायम सिंह ने बाकायदे बातचीत की और कहा, सिकबतुल्ला अंसारी से कहा उन्होंने, ये वही वीडियो है जो आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं कि जो लाल टोपी में मुलायम सिंह के सामने नारद राय हैं, इधर जो तस्वीर छिप रही है वो सिकबतुल्ला अंसारी की है। यहाँ जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं सिकबतुल्ला अंसारी, तो उनसे मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जो साफा बांधे हुए हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये सिकबतुल्ला अंसारी हैं, समाजवादी पार्टी में 3-4 दिन पहले शामिल हुए हैं और आज नेताजी से औपचारिक मुलाकात यानी कटसी काल करने गए थे। नेताजी ने कहा अच्छा हो गया आप आ गए हैं। इस पर नारद राय कहते हैं कि नेताजी जो पुराने लोग थे ना, अब सब आ रहे हैं कि करके, पार्टी एकजुट हो रही है आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से। नेताजी बहुत प्रसन्नता से सिर हिलाते हैं, बारी बारी से मिलते हैं। तो ये मुलायम सिंह का ये अंदाज यूं ही नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इधर भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह की टक्कर में समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी ही अगर सही मायने में मुख्य विपक्षी दल के रूप में हम उसे देखते हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के लिए सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पार्टी पर उनका एक छत्र राज्य है, सब कुछ ठीक है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन मुसलमान और यादव, इनको छोड़कर जो अन्य जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अगले जो हैं, समाजवादी पार्टी का भी कभी छत्री बहुत आधार बड़े करीबी हुआ करते, जो छत्री नेता थे वो समाजवादी पार्टी में अपने आप को अपनी पार्टी मानते थे। ये सब चीज़ें जो हैं इधर अखिलेश यादव को दिक्कत कर रही थी। मुलायम सिंह यादव के सक्रिय राजनीति से एक तरीके से किनारे हट जाने के बाद जो ये नेता थे, गैर यादव गैर मुस्लिम नेता थे, वो अपने आप को, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय नेता हो, चाहे काची कमार कुम्हार कश्यप बिंद निषाद, जो इस तरह के नेता थे, राजभर इस तरह के जो नेता जिनके कॉम्बिनेशन से समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई प्रचंड बहुमत के साथ में, और उससे पहले भी जो सत्ता में आई, तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये लैग कर रहा था। और इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ और सिर्फ नेताजी मुलायम सिंह का चेहरा, उनका पोस्टर ही इसको एक तरीके से एकजुट करके समाजवादी पार्टी की ताकत बन रहा था। और यही वजह है कि अखिलेश यादव के रणनीतिकारों ने, उनके सलाहकारों ने शायद अब ये बात कही, उनके सलाहकारों को भी सद्बुद्धि आ गई। नहीं, अभी तक तो 3-4 लोग अखिलेश यादव को घेरे रहते थे, भैया भैया करते थे, भैया जिंदाबाद और मटिया मेट। तो कुल मिलाकर अब शायद थोड़ी सी जो अच्छी सलाह मुझे लगता है दी है अखिलेश यादव को, तो आज हो सकता है कि नेताजी से अनुरोध ही किया अखिलेश यादव ने कि आप आइए पार्टी कार्यालय में। आज कई यात्राएं आ रही हैं, जैसे जनवादी लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान जो समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं, वो भी आए हुए थे। तो और एक महान दल की यात्रा भी आज, उसका भी समापन पार्टी कार्यालय में था। संजय चौहान की यात्रा पूर्वांचल से आई, महान दल पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से होकर आया, केशवदेव मौर्य। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, तमाम जातियों का एक बंच था, वो जो ताकत थी मुट्ठी भर के, समाजवादी पार्टी की जो असली ताकत है, वहाँ विभिन्न इलाकों से वो नेता भी आए थे। तो एक मौका भी था, दस्तूर भी था और नेताजी का चेहरा भी था। तो ये सब सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन करके एक संदेश दिया गया। मुलायम सिंह यादव इस यात्राओं के समापन पर बाकायदे मुख्य भूमिका में नजर आए, अखिलेश यादव उनकी बगल में थे। और ये उसी वक्त का दृश्य है। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा वो सुनिए, फिर और आपको गुणागणित बताएंगे।
खत्म हुई है। आज इनका स्वागत हो रहा है संजय चौहान जी का। चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुझे खुशी है आज आपका स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। आप इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी में आए और इसी तरह से रहे। अब पार्टी को धोखा पड़ गया, जब बहुत बना रहे तब। मुलायम सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने बताया कि डॉक्टर संजय चौहान हैं और ये तमाम जो पूर्वांचल के इलाके से यात्राओं से होकर आए हैं, तमाम गांवों से होकर आए हैं। एक अखिलेश यादव ने बताया कि भाई ये आज यात्रा लेकर आए, इनका स्वागत कार्यक्रम है। अखिलेश यादव ने जब नेताजी को ये बात बताई तो नेताजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक तरीके से उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने इस बात को एक मोहर लगा दी कि नहीं, अब जो भी कुछ है वो ठीक है। इसी बीच राकेश वर्मा जो पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता थे वो पार्टी से रूठ कर चले गए थे। अखिलेश यादव ने इसी बातचीत के दौरान नेता से कहा कि राकेश वर्मा को भी ज्वाइन करा दिया है पार्टी में। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, काहे चले गए रहे। तो अखिलेश यादव ने कहा इटाई अंदाज में, अपने इटावा के अंदाज में, रूठ गए रहे। नेताजी मुस्कराए। तो इस तरीके का दृश्य से समाजवादी पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई जोश दे गया। और ये भी इस जो पूरे मुलायम सिंह के आज एक तरीके से वो मुख्य भूमिका में नजर आए, कमान संभाले नजर आए। ये मुलायम सिंह ने ये बता दिया है कि अभी समर शेष है, बहुत कुछ बात बाकी है। और नेताजी उसी अंदाज में दिखे जैसे कहा जाता है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो हम ये कहेंगे नेता अभी जिंदा है। ये बिल्कुल फिट बैठता है मुलायम सिंह पर। अखिलेश यादव ने इस पूरे कार्यक्रम के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो आपको सुनाते हैं। जो उन्होंने कहा कि नेताजी का आना ये इस पूरे कार्यक्रम में उस तरीके से है, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई हिंदी का शब्द नहीं है, कि आइसिंग ऑन द केक, जैसे जो बर्थडे का केक होता है ना, उसके ऊपर जो आइसिंग की जाती है सजावट के लिए, तो उन्होंने कहा नेताजी का आना इस तरह हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि बेमिसाल है, कुछ लोगों ने कहा कि ये सोने पे सुहागा हो गया। अखिलेश यादव ने क्या कहा, बीजेपी पर हमला भी किया, महंगाई का भी मुद्दा उठाया, सुना देते हैं आपको। मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। इसलिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम लोगों का प्रयास होगा जनता, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? अखिलेश यादव ने कहा कि सिलेंडर तो दोगुना हो गया। दो तीन बातें और कही हैं इसमें। उन्होंने कहा कि होशियार रहिएगा, ये बीजेपी वाले हैं, सिलेंडर से गैस भी निकाल लेते हैं, दाम तो बढ़ा देंगे, गैस भी निकाल लेते हैं। किसानों को भी आगाह किया कि ये खाद की बोरी का दाम तो घटा देंगे, लेकिन 2 किलो उससे खाद निकाल लेंगे। यहाँ एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे बिकरू कांड में क्या हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 19 मार्च का दिन मुझे भूल नहीं सकता। डिपार्टमेंटल ऑर्डर आया था
कि अभी आप स्कूल बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई तो मेरे स्टाफ ने बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो जब हमने 12वीं क्लास के बच्चों की देखी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमें पता चला कि एक बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। पहले तो मतलब जब पापा थे तब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि सारा काम मेरे पापा करते थे। लेकिन जब पापा की डेथ हुई फिर मम्मा ने हम दोनों को संभाला है। मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी जब क्या बोलते कोरोना जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद, तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। फिर एकदम से मैम का कॉल आया और वो मुझे बोलने लगी कि मैम मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी इस हालात में, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक तो नौकरी करनी पड़ती है और फिर घर आ जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फिर हमने डिसाइड करा कि रात को हम लोग उसको वर्कशीट्स भेजा करेंगे। हम उसको दिन में व्हाट्सएप कर देते थे, मगर वो शाम को उसको जब फ़ोन मिलता था तो वो वर्कशीट्स देखती थी और फिर सुबह ऑफिस जाती थी। जब वो 9 बजे तो स्कूल से होकर निकलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिस टीचर से उसको डाउट होता था उससे वो पूछ लेती थी। लक्ष्मी दिन में नहीं पढ़ सकती तो टीचर शाम को भी उसके साथ जूम क्लास ले लेती है उसके कन्वीनियंट टाइम पर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पूरा समाज ये समझे कि टीचर्स वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं इन बच्चों को ऊपर लाने के लिए, और इन बच्चों की अगर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो ये दैट इज़ मोर देन एप्रिसिएशन फॉर अस। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिकरू कांड की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराधी विकास दुबे ने 8 डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, और इस पूरे मामले में तत्कालीन डीआईजी आईपीएस अफसर अनंत देव तिवारी पर शुरू से शक की सुई जा रही थी कि ये जो पूरा साठगांठ है ना, अपराधी पुलिस नेता, जो ये पूरी साठगांठ है ना, ये इसमें कहीं ना कहीं डीआईजी की बड़ी भूमिका है। और इस पूरे घटनाक्रम की लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग भी हुई, एसआईटी की भी जांच हुई, और एसआईटी की जांच में भी एक तरीके से अनंत देव और जो बाकी जो अधिकारी थे उनके इर्द गिर्द ही मामला रहा। अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रख दी गई है, और इस पूरे मामले में भी अनंत देव तिवारी विकास दुबे के गुर्गों, उसके फाइनेंसरों, उसके सपोर्ट करने वाले लोगों से अनंत देव तिवारी की साठगांठ साबित हो गई है। अनंत देव तिवारी ने कानपुर के डीआईजी ऑब्लिक एसएसपी रहते हुए, डीआईजी और एसएसपी रहते हुए, जो दोनों डीआईजी वो प्रमोट थे और एसएसपी का काम वो देख रहे थे, यहाँ रहते हुए किस तरीके से उन्होंने साठगांठ की, इसका जो प्रमाण है इस न्यायिक जांच में साफ आ गया है। तिवारी समेत 13 पुलिसकर्मियों को इसमें दोषी ठहराया गया है, जिसमें तत्कालीन एसपी ग्रामीण प्रद्युमन सिंह, सीओ और अन्य पुलिसकर्मी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा ऐसा एक माहौल बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इनकाउंटर हुआ अपराधी विकास दुबे का, और अत्याचार पूरे ब्राह्मणों पर हो गया, पूरे ब्राह्मण समाज पर हो गया। इस तरीके से प्लांट करके योगी सरकार के खिलाफ एक साजिश की गई, और उस साजिश का नतीजा ये हुआ कि जगह जगह एक तरीके से दबाव में सरकार को लेने की कोशिश की, विपक्षी दलों के हाथ ये मुद्दा लगा, और इसमें बहुजन समाज पार्टी जो एक शूटर था विकास दुबे का, उसकी पत्नी खुशी दुबे को लेकर बहुजन समाज पार्टी अभी भी राजनीति कर रही है।
और उसकी जमानत, उसकी न्यायिक मदद और इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी भी खुशी दुबे का चेहरा आगे करके, विकास दुबे के कंधे पर बंदूक रख के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, उसके कंधे पर बंदूक रख के भी बहुजन समाज पार्टी और कुछ और दल, कुछ और संगठन, और मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर के भी कुछ ब्राह्मण नेता योगी आदित्यनाथ को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं, उनकी सरकार के खिलाफ विषवमन करने से नहीं चूकते हैं। तो इस मामले में अब फैसला आ गया है। अब सरकार को फैसला करना है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को फैसला करना है कि ऐसे अफसरों को एक तरीके से कड़ा दंड देकर, ऐसे अफसरों को कड़ा दंड देकर, उनको सबक सिखाकर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को, उत्तर प्रदेश के जो अपराधियों का संरक्षण देने वाले नेताओं को क्या संदेश देना है, ये योगी सरकार को तय करना है। मंथन में हमने बहुत सारे मुद्दे आपके सामने रखे, राजनीतिक मुद्दे रखे, और ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा बिकरू कांड रखा। कल आपके साथ फिर कुछ नए मुद्दों के साथ में हाजिर होंगे और उन मुद्दों के जरिए हम उत्तर प्रदेश की राजनीति 2022 के विधानसभा चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे, गुणा गणित को आपको बताएंगे। नमस्कार।